गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपनी इस वीडियो में देखने वाले हैं इनहेरिटेंस और जेनेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, जिसका ये होगा हमारा पार्ट 1। पहला क्वेश्चन है, एक फिनोटाइपिकली नॉर्मल कपल है, ठीक है, जिनके 2 नॉर्मल डॉटर हैं और एक सन अफेक्टेड है हीमोफीलिया से। ठीक है, अब ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी बताओ दोनों डॉटर्स की कि वो क्या होंगे, हेटेरोजाइगस कैरियर। ठीक है, तो देखो, जब भी आप हीमोफीलिया की बात करते हैं तो कहने का मतलब है हीमोफीलिया क्या होता है, हमारी एक एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज होती है। कहने का मतलब है एक्स लिंक्ड LINKED रिसेसिव होती है, RECESSIVE रिसेसिव होती है। कहने का मतलब है एक्स क्रोमोसोम पर ये होगी। ठीक है, अब एक्स क्रोमोसोम हमारे पास फीमेल में होता है और एक मेल के केस में होता है। तो मेल के केस में जब भी हीमोफीलिया का जीन एक्स पर होगा तो मेल में तो हमेशा, चाहे ये रिसेसिव हो या डोमिनेंट हो, मेल तो हमेशा अफेक्टेड ही होगा। ठीक है, एक्स पे जब भी ये हीमोफीलिया का जीन प्रेजेंट होगा तो मतलब मेल क्या होगा, अफेक्टेड। लेकिन अगर फीमेल के केस में एक एक्स पर या एक एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया का जीन है तो ये क्या होगी, कैरियर। अगर दोनों पे हीमोफीलिया का जीन है, दोनों एक्स पे, तो इसका मतलब तभी हमारी फीमेल क्या हो सकती है, अफेक्टेड हो सकती है। ठीक है, तो आप जब इसका क्रॉस करेंगे नॉर्मल कपल का, नॉर्मल कपल मतलब XX और XY, आप जब इनका क्रॉस करेंगे तो इन्होंने देख रखा है कि आप इसका जो क्रॉस करोगे XX और इसका XY, यहाँ पे XX, यहाँ पे XY। अब इन्होंने बोल रखा है 2 नॉर्मल डॉटर, 2 डॉटर क्या है, नॉर्मल मतलब XX और ये XX क्या है, नॉर्मल। लेकिन जो एक सन है अफेक्टेड, मतलब एक सन मान लो, इस पे क्या है, हीमोफीलिया का जीन। तो जैसे कि हमको पता है ये H मतलब हीमोफीलिया का जीन जो है वो हमारा किससे आया है, ये हमारा किससे आया है, इस फीमेल से आया है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो हमारी ये दोनों डॉटर के हेटेरोजाइगस कैरियर्स होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 50% होगी। क्योंकि देखो, अगर आप इस X और H को लेते हैं, अब इनका क्रॉस करोगे तो एक H यहाँ पर आएगा, ठीक है, बस एक X यहीं पर आएगा इसका, और ये वाली फीमेल क्या होगी तुम्हारी, नॉर्मल होगी, और ये क्या होगी, हेटेरोजाइगस कैरियर होगी। ठीक है, तो 2 फीमेल थी तो मतलब 100%, एक को होगा तो मतलब 50% क्या है, कैरियर है इसके लिए। तो हमारा आंसर भी क्या होगा, 50% होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फिनोटाइपिक रेशियो बताना है डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का। ठीक है, तो देखो पहले टेस्ट क्रॉस क्या होता है। टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है, मान लो हमारी जो F1 प्रोजेनी है इसका हम क्रॉस कराएंगे किसके साथ, रिसेसिव पेरेंट से। रिसेसिव पेरेंट से जब आप क्रॉस कराते हो F1 जनरेशन का, तब हम उसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक है, देखो अब हमसे पूछा है डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो, तो वो होता है 1:1:1:1। ठीक है, मतलब 1 होता है चारों में, डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के फिनोटाइपिक रेशियो में। अगला क्वेश्चन है हमारा, A rare genetic disease is inherited on the basis of an X-linked dominant gene. One would expect to find. कहने का मतलब है, अगर X-linked dominant जीन है, जीन X क्रोमोसोम के साथ है, एक जीन है वो X क्रोमोसोम के साथ है, और ये हमेशा क्या शो करता है, डोमिनेंट। की मतलब अगर ये सिंगल भी होगा तब भी ये अफेक्ट कर सकता है। मान लो फीमेल है, फीमेल में अब इसको दोनों में होने की ज़रूरत नहीं है, अगर एक X के ऊपर भी अगर ये जीन है तो ये क्या होगी, हमारी अफेक्टेड मानी जाएगी। ठीक है, तो इसमें जब आप इसका भी क्रॉस करेंगे तो आप ये देखेंगे, क्या देखेंगे, कि जो अफेक्टेड फादर हैं उनमें 100% अफेक्टेड डॉटर होती है। ठीक है, जब आप इसका क्रॉस करेंगे तो आप इस कंडीशन पे पहुंचेंगे। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया क्या, ऑफस्प्रिंग ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसेस आर फिनोटाइपिकली अलाइक। मतलब कौन से क्रॉस में जो फिनोटाइपिकली सेम होंगी क्या, उसके ऑफस्प्रिंग, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर C। जब आप
डी और डी का क्रॉस करते हैं डी डी के साथ, तो जितनी भी आपकी ऑफस्प्रिंग होगी वो सब क्या होगी, सेम होगी, मतलब फिनोटाइपिकली सेम होगी। ठीक है, इस क्रॉस को आप करके देखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, एक पेरेंट है, एक ऑफस्प्रिंग की दे रखी है, ये कंडीशन 9:3:1 रेशियो दे रखी है ऑफस्प्रिंग की। आप बताओ पेरेंट क्या होगा। तो जो हमारा पेरेंट होता है वो क्या होगा, इसका हेट्रोजाइगस होगा, 2 हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स होंगे। ठीक है, इसके पेरेंट्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में दिया गया है कि टी.एच. मॉर्गन ड्यूरिंग हिज स्टडी ऑन ड्रोसोफिला कंक्लूडेड दैट मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। टी.एच. मॉर्गन जब स्टडी करता है ड्रोसोफिला पे तब ये बताता है कि मेंडल का प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है कि वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। तो ये बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि हमें पता है जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये सभी पर लागू नहीं होता है। ठीक है, अब इसका रीज़न देख लेते हैं। रीज़न में इसने बता रखा है कि ड्रोसोफिला हैज़ 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, ये भी सही है। तो हम ये देखते हैं कि एजर्शन और रीज़न तो हमारे दोनों सही हैं, लेकिन रीज़न में कहीं पर भी इन जो हमारा रीज़न एजर्शन दिया था, एजर्शन में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात हुई थी, वो कहीं पर भी रीजन में नहीं दी हुई है। ठीक है, तो हम ऑप्शन देखेंगे तो हमें इससे ये पता लगेगा कि एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, ये दोनों क्या है, सही। लेकिन आर जो है ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता है। आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की और। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो साइटोलॉजिकल इवेंट दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कहने का मतलब है जो मेंडल का लॉ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, वो किस स्टेज में देखा जाता है। तो वो देखा जाता है एनाफेज 1 में। कहाँ पर, मियोसिस 1 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कौन सा मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं है, मतलब मेंडेलियन बीमारी कौन सी नहीं है। हीमोफीलिया ये होती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस ये भी होती है, क्राइडूचैट ये मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं होता है, सिकल सेल एनीमिया तो होता है मेंडेलियन। अब देखो कि क्राइडूचैट में होता क्या है। क्राइडूचैट में क्या होता है, जो हमारा क्रोमोसोम नंबर 5 है, क्रोमोसोम नंबर 5 का मैं अगर आपको एक डायग्राम बनाऊं तो वो ये है। ठीक है, इसमें जो शॉर्ट आर्म है इसको हम बोलते हैं पी, मतलब जो हमारी छोटी भुजा होती है इसको हम नाम देते हैं पी, और जो बड़ी भुजा होती है मतलब बड़ा आर्म होता है इसको हम नाम देते हैं क्यू। तो कहने का मतलब है जो हमारी पी आर्म होती है, पी आर्म में से कुछ सेगमेंट या कुछ पोर्शन गायब हो जाता है, इस क्रोमोसोम में से कुछ जीन्स या कुछ पोर्शन इस क्रोमोसोम के पी आर्म का क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, जिसके कारण हमें क्या देखने को मिलता है, क्राइडूचैट सिंड्रोम। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है, ये आया है फ्रेंच वर्ड से, ये क्राइडूचैट जो नाम आया है ये आया है फ्रेंच वर्ड से, जिसका मतलब होता है क्राई लाइक ए कैट, मतलब बिल्ली की तरह रोना। तो कहने का मतलब है जिसमें भी एक क्राइडूचैट नाम का सिंड्रोम होता है वो इंडिविजुअल जो है जब वो रोता है तो ऐसी आवाज़ आती है जैसे बिल्ली रो रही हो। ठीक है, कैट क्राई। कहने का मतलब है जिस इंसान में क्राइडूचैट होगा तो वो व्यक्ति जब रोएगा ना तो आपको ऐसी आवाज़ आएगी जैसे कोई बिल्ली रो रही है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एक मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस है, उसमें ये बता दो कितने जीनोटाइप होंगे और कितने फिनोटाइप होंगे। तो कहने का मतलब है जो हमारा ये डायहाइब्रिड क्रॉस होता है तो इसमें हमारे फिनोटाइप तो होते हैं 4, ठीक है, और जीनोटाइप कितने होते हैं, 9 जीनोटाइप 4 फिनोटाइप। तो पहले क्या लिखा है, जीनोटाइप, तो पहले क्या आएगा 9, वो है ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। जी फिनोटाइप कितने आते हैं 4, मतलब ये बाद में दिया होगा तो ये 4, तो मतलब कहने का मतलब है हमारा ऑप्शन नंबर बी 9 एंड 4 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में F2 जनरेशन हैज़, F2 जनरेशन में क्या होगा। तो कहने का मतलब है जो F2 जनरेशन होता है किसमें,
इनकम्प्लीट डोमिनेंस में है तो उसमें फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक जो रेशियो क्या होता है, सेम होता है, मतलब समान होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द फिनोमेना दैट डिफाइन इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट डेज। ये डिफाइन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा डिफाइस, DEFIES। डिफाइस का मतलब जिसमें इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट लागू नहीं होता है। ठीक है, तो वो सेग्रीगेशन में होता है, क्रॉसिंग ओवर में होता है, डोमिनेंस में होता है, लेकिन लिंकेज जो है ये इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट को नहीं दर्शाता है। ठीक है, या ये इसके खिलाफ होता है या इसके अपोजिट होता है। ठीक है, या मैं ये बोलूं ये इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट को शो नहीं करता। इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट का मतलब होता है इंडिपेंडेंटली जब कोई जीन ऑफस्प्रिंग में एशॉर्ट होते हैं, ठीक है, या ऑफस्प्रिंग में देखे जाते हैं। लेकिन लिंकेज में क्या होता है, लिंकेज में सेम एक ही क्रोमोसोम पर जीन मौजूद होते हैं। ठीक है, तो उनमें लिंकेज नहीं होती है। ठीक है, जब अलग अलग क्रोमोसोम पे जीन होते हैं तो वो इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट को शो करते हैं। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो ये चेकर बोर्ड मेथड है ये किसने दिया है। तो आपने एक नाम सुना होगा जब आपने क्या पढ़ा होगा, इनहेरिटेंस वाला चैप्टर पढ़ा होगा, जो कि है चैप्टर नंबर हमारा 5, मेरे ख्याल से क्लास 12th की बायोलॉजी में है। ठीक है, तो जब आप चेकर बोर्ड मेथड पढ़ेंगे या आपने जब चैप्टर नंबर 5 पढ़ा होगा तो आपने एक नाम सुना होगा, पुनेट स्क्वायर। ये नाम सुना है, पुनेट स्क्वायर। ये बताया जाता है, इससे हम बता सकते हैं कि ऑफस्प्रिंग कितनी टाइप की बनेंगी, उनका फिनोटाइप क्या होगा, उनका जीनोटाइप क्या होगा। ठीक है, आसानी से बता सकते हैं। आपको एक बार याद दिलाया तो एक डब्बा होता है ना, एक डब्बा बनाते हैं हम, यहाँ पे हम लिखते हैं मेल, यहाँ पे फीमेल, है ना, मतलब यहाँ या यहाँ पे मेल लिख लो, यहाँ पे फीमेल लिख लो। मान लो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे स्मॉल ए है, यहाँ पे स्मॉल बी है। तो पहले तो इन दोनों की क्रॉसिंग करेंगे, क्या आएगा ए, फिर हम करेंगे ए और इसकी, फिर हम क्या लिखेंगे कैपिटल ए स्मॉल बी, फिर हम करेंगे इसकी बी और ए की, क्या होगा बी और स्मॉल ए, फिर हम किसकी करेंगे इसकी कैपिटल बी और स्मॉल बी। तो ये जो डब्बा आप देख रहे हो ना, और इस डब्बे पे देख रहे हो इस तरफ एक पेरेंट का नाम या एक दूसरी तरफ दूसरे पेरेंट का जेनेटिक स्ट्रक्चर या उसका कॉम्बिनेशन या उसके जो भी जीन्स या जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है उसके हिसाब से उसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये जो आप पूरा डब्बा देख रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। ठीक है, और ये दिया किसने था, पुनेट स्क्वायर ने दिया था, इसी को ही हम बोलते हैं चेकर बोर्ड मेथड। तो ये दिया किसने, पुनेट ने दिया है। और ये कौन है हमारे, ये हैं ब्रिटिश, BRITISH, ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट, GENETICIST। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो मेंडल है, मेंडल ने ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी पी प्लांट की, मटर के पौधे की कितनी ली थी। तो जो ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी है वो कितनी ली थी, 14। ठीक है, ये क्वेश्चन NCERT में दिया हुआ है, मतलब बुक में ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा 14। लेकिन जब भी हम कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट की बात करेंगे, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट TRAIT, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट की बात करेंगे तो वो हमारे कितने हैं, वो है हमारे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। ठीक है, चलो वो मैं आपको एक बार ना दिखा देता हूँ। देखो ये हैं तुम्हारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट जो कि किसने लिए हैं, मेंडल ने लिए हैं। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हैं जो कि किसने लिए हैं, मेंडल ने स्टडी करे हैं पी के प्लांट पे, मतलब मटर के पौधे पे। 7 हैं स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर, शीट शेप और शीट कलर। जो ये आगे लिखे हैं ना, ये सारे हैं डोमिनेंट। ठीक है, और जो ये पीछे वाले हैं ये क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर थे। ठीक है, तो एक ट्रेट के लिए एक ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, दूसरे के लिए दूसरा। तो जब आप देखोगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, तो 14 क्या है ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, और 7 क्या हो गए उनके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। ठीक है, ये 7 वो क्या है इनके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ से था NCERT का। आगे देखो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट इन पी प्लांट, ये तो हम देख चुके हैं। तो ट्रू ब्रीडिंग कितने हैं 14,
चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्रॉसिंग ओवर है F1 हेट्रोजाइगस की विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। तो अभी मैंने आपको बताया था जब भी F1 जनरेशन का रिसेसिव पेरेंट से कराएंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस, ठीक है। और जब भी F1 का चाहे किसी भी पेरेंट से कर दो, दो पेरेंट होते हैं ना, दो पेरेंट के बीच में क्रॉसिंग होती है, चाहे पेरेंट 1 से करा दो या पेरेंट 2 से करा दो, तो इस टाइप की क्रॉसिंग को हम क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस, ठीक है। कहने का मतलब है जो आपका टेस्ट क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस में आप F1 का क्रॉस कराते हैं हमेशा किससे, रिसेसिव पेरेंट से। और जब भी आप किसकी बात करेंगे, बैक क्रॉस की, तो बैक क्रॉस में F1 जनरेशन का क्रॉस करा दो किसी भी पेरेंट से, ठीक है, चाहे पेरेंट 1 चाहे पेरेंट 2। चलो फिर अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो ह्यूमन का ब्लड ग्रुप है वो किसका इनहेरिटेंस है, ठीक है। तो वो आता है हमारा कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल आता है ह्यूमन ब्लड ग्रुप। कैसे, कोडोमिनेंस में ए बी भी आता है, ए भी आता है, बी भी आता है, ओ भी आता है, मतलब 4 टाइप के क्या होते हैं हमारे, फिनोटाइप होते हैं, ठीक है, 4 टाइप के फिनोटाइप होते हैं। तो ये चारों जो एग्जाम्पल हैं ये किसके हैं, कोडोमिनेंस के, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एक औरत है जिसके हैं बाल क्या हैं, स्ट्रेट, वो शादी करती है एक आदमी से जिसके बाल क्या हैं, करली हैं, ठीक है, और वो क्या है, हेट्रोजाइगस है इस ट्रेट के लिए। तो ये बताओ जो उनका फर्स्ट चाइल्ड होगा उसके करली हेयर होने की चांस कितने हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कंडीशन उसके हेट्रोजाइगस होने के चांस, मतलब फर्स्ट चाइल्ड है उसके करली हेयर होने के तुमसे क्या पूछे हैं, चांस पूछे गए हैं। तो चांस का कहने का मतलब है तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना था कि ये क्या होती है, ये जो बीमारी होती है किसकी, करली हेयर की, करली हेयर की या ये स्ट्रेट हेयर की। तो ये हमारी क्या होती है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव होती है। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो उसका मैन है, मतलब उसका जो हस्बैंड है उसके क्या हैं, करली हेयर हैं। तो ठीक है, तो मैन में करली हेयर हैं, तो कहने का मतलब है करली हेयर का जीन होगा एक्स क्रोमोसोम पर, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम पर होगा। तो यही क्या है, मतलब डोमिनेंट है, डोमिनेंट है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं जब इनकी फर्स्ट जो होगी प्रोजनी होगी इनके क्रॉसिंग के बीच में XX और XY की, तो उसमें 50% तो चांस है क्या हो, करली हेयर हो, और 50% चांस क्या है, करली हेयर ना हो। जब आप इनको क्रॉस करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा, ठीक है, 50% का, ठीक है, कि 50% चांस है कि करली हेयर हो और 50% चांस है कि करली ना हो, ठीक है। हमारा आंसर क्या होगा, 50% होगा, ठीक है, क्योंकि करली हेयर जो है इसका जीन किस में है, मैन के एक्स क्रोमोसोम में, ठीक है। वही जो मैंने आपको भी पहले से कंडीशन बता रहा हूँ, पहले के क्वेश्चंस में वही कंडीशन सेम है। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में वही हमसे पूछा है क्या, एक कलर ब्लाइंड मैन है, वो शादी करता है एक औरत से जो कि क्या है, नॉर्मल, लेकिन कैरियर है इस ट्रेट के लिए, ठीक है। तो प्रोजनी जो है वो कैसी होगी, कहने का मतलब है जो मैन है वो क्या है, कलर ब्लाइंड, लेकिन जो उसकी वाइफ है वो कैसी है, नॉर्मल है, बट कैरियर है इस कलर ब्लाइंड के लिए। तो जो इनकी प्रोजनी होगी वो कैसी होगी, तो कहने का मतलब है ये होता है हमारा एक्स लिंक रिसेसिव। क्या, कलर ब्लाइंडनेस भी क्या होता है हमारा, एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है या डिजीज है। तो हम इसमें ये देखा जाएगा कि क्या है, इसमें हमसे देखा जाएगा ऑल फीमेल एंड 50% मेल कलर ब्लाइंड्स। ये देखो, इसको हम करके देखते हैं, एक्स और वाई ये हमारा कलर ब्लाइंड है और ये हमारी फीमेल है, ये क्या है, कैरियर है, ठीक है। आप इसको क्रॉस करेंगे तो एक्स एक्स सी सी, एक्स एक्स सी, एक्स सी वाई और एक्स वाई। तो कहने का मतलब है जो हमारे 2 मेल हैं उनमें से एक को तो है डिजीज़, ठीक है,
और जो दो हमारी फीमेल हैं इनमें से एक को डिजीज़ है और एक क्या है, कैरियर है। ठीक है, तो कहने का मतलब है 50% ऑफ मेल विल बी कलर ब्लाइंड एंड 50% फीमेल विल बी कलर ब्लाइंड। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द क्रोमोजोम दैट डिटरमाइन द मेल सेक्स इन ह्यूमन। कहने का मतलब है आप एक्स और वाई क्रोमोजोम होता है ना मेल्स में, मेल्स की कंडीशन है कि जब उनका जेनेटिक मेकअप क्या हुआ, एक्स और वाई, तभी वो क्या होंगे, मेल। तो कहने का मतलब है मेल हो ये किससे पता लगता है, तो ये पता लगता है जब उनके अंदर क्या होगा, वाई क्रोमोजोम होगा। ठीक है, तो वाई क्रोमोजोम ही पहचान किसकी है, मेल की, क्योंकि फीमेल में क्या होते हैं 2 एक्स और मेल में क्या होते हैं 1 एक्स और 1 वाई। तो एक्स तो सेम है फीमेल वाला भी है ना, मतलब फीमेल में भी होता है, तो वाई जो है वो एक मेल को फीमेल से अलग बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक कपल हैज 5 डॉटर बट नो सन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सन ऑफ द 6th चाइल्ड। कहने का मतलब है एक कपल है, मतलब एक फीमेल और एक मेल है, उनके जो शुरू के 5 बच्चे हैं वो क्या हैं, डॉटर है, लेकिन जो उसका छठा बच्चा है वो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है चाइल्ड होने की। ठीक है, मतलब लड़का होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो किसी भी बच्चे की जो प्रोबेबिलिटी है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा वो क्या होती है 50%। 50% प्रोबेबिलिटी है मेल होगा, 50% प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फीमेल होगा, चाहे ये बच्चा 10वां हो या 100वां बच्चा हो या पहला बच्चा हो। ठीक है, कहने का मतलब है जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी 50% होगी, सन ऑफ द 6th चाइल्ड। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है वो बताओ, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल ने किस में बताया था। ठीक है, तो मेंडल ने जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बताया है वो किस में बताया है, गार्डन पी में। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है ह्यूमंस में सेक्स क्रोमोसोम जो हैं वो कहाँ पर मिलते हैं या कौन से होते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं XX और XY। XX होता है फीमेल के केस में, XY होता है मेल के केस में। अगला क्वेश्चन है, एक क्रॉस करना है तो मैं इसके बीच में कैपिटल A B स्मॉल b और इसके बीच में स्मॉल a कैपिटल B और स्मॉल b। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपको क्रॉसिंग करनी है और बताना है कि जो ये आपको जो जीनोटाइप मिलता है, ये 4 जीनोटाइप दे रखे हैं, इनका रेशियो बताना है। तो इनका जो रेशियो होगा, आप जब क्रॉस करेंगे इन दोनों का तो आपको रेशियो देखने का मिलेगा 1 to 1 0, मतलब एक ये वाला मिलेगा, 2 ये वाले मिलेंगे, एक ये मिलेगा और ये वाला तो क्या मिलेगा 0, मतलब ये एक भी नहीं मिलेगा आपको क्रॉसिंग करने के बाद। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्या, ए नॉर्मल वुमेन है मैरिड टू ए मैन हैविंग हाइपरट्राइकस कंडीशन, दे गॉट 1 डॉटर एंड 1 सन, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस डॉटर टू बी हाइपरट्राइकस कंडीशन। हाइपरट्राइकस कंडीशन का मतलब है आपने कुछ लोग देखे होंगे, ठीक है, या कुछ मेल देखे होंगे जिनमें बाल क्या होते हैं, उनके शरीर में बहुत ज़्यादा होते हैं। देखा होगा ना अपने हाथ पैर मुंह पे, किसी की दाढ़ी के बाल ज़्यादा होते हैं, किसी के सिर पे ज़्यादा बाल होते हैं, ठीक है, या फेस पर भी ज़्यादा बाल होते हैं, तो वो कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरट्राइकस। ठीक है, ये हमारी जेनेटिक भी हो सकती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो हमारी ये हाइपरट्राइकस की जो ये कंडीशन है, इसमें जो पॉसिबिलिटी है डॉटर की हाइपरट्राइकस होने की वो क्या हो सकती है 100% हो सकती है। ये 0 नहीं आएगा, ये 100% आएगा। ठीक है, ये इनकी मिसप्रिंटिंग है, पता नहीं क्या एरर है। देखो जब आप इसको क्रॉस करेंगे ना, नॉर्मल वुमेन, मतलब वुमेन क्या है नॉर्मल है, और हाइपरट्राइकस मेल से ये क्या करती है मैरी करती है। ठीक है, 1 डॉटर एंड 1 सन, देखो X X H X Y X X H और X Y। फीमेल कौन सी है, एक तो XX H है और दूसरी भी XX H है। पॉसिबिलिटी बतानी है डॉटर की हाइपरट्राइकस होने की, तो वो तो 100% है। ठीक है, यहाँ से आप देख पा रहे हो ना कि ये फीमेल है, ये भी फीमेल है, इसमें भी H लगा हुआ है, इसमें भी H लगा हुआ है, हाइपरट्राइकस कंडीशन की दोनों में है। ठीक है, तो क्या कंडीशन है, हो सकती है 100% प्रोबेबिलिटी हो सकती है इन दोनों की क्या होने की, हाइपरट्राइकस शो होने की। ठीक है, तो फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है हमारा, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? तो टर्नर सिंड्रोम में होता है X0 कंडीशन। कहने का मतलब है X0 होता है टर्नर सिंड्रोम में। 0 का मतलब है ये क्रोमोसोम गायब हो गया, और ये गायब होने वाला क्रोमोसोम भी क्या होता है? X ही होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है सेक्स लिंक जीन बताओ मैन में। ठीक है, सेक्स लिंक जीन कौन सा है इनमें से? इम्यूनोग्लोबिन जीन है, आई कलर है, हीमोग्लोबिन है, या कलर ब्लाइंडनेस है? तो कलर ब्लाइंडनेस होता है एक्स लिंक जीन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज? लिंकेज की स्ट्रेंथ को कौन सी चीज़ नहीं दर्शाती है? तो वो है एनिमल्स की एज। किसी एनिमल की या प्राणी की, जीव की उम्र उसके लिंकेज की स्ट्रेंथ को नहीं दर्शाती है। ठीक है, या इस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती है लिंकेज। अगला क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? तो X0 होता है टर्नर सिंड्रोम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्लाइंटफेल्टर सिंड्रोम में हमसे पूछा है बार बॉडी कितनी होती है? तो क्लाइंटफेल्टर सिंड्रोम में होता है XXY होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूँ, एक X तो होता है हमारी बार बॉडी बनाता है। ठीक है, लेकिन जो दूसरा X है ये कुछ भी नहीं बनाएगा, कुछ भी नहीं बनाएगा। ठीक है, इसको मैं दर्शा देता हूँ इसके ऊपर डॉट से। ठीक है, कहने का मतलब है एक X तो हमारी बनाएगा बार बॉडी, लेकिन जो दूसरा X है ये कुछ भी कार्य नहीं करता है। मतलब इसमें एक भी बार बॉडी, या मैं कहूँ दूसरा X एक भी बार बॉडी नहीं बनाएगा। तो टोटल बार बॉडी कितनी होगी? 1 ही होगी। या फिर मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ, मान लो आपको किसी का भी क्या निकालना हो, बार बॉडी। टोटल नंबर ऑफ X कितने हैं? 2 X हैं, इसमें से एक घटा दोगे ना, तो जो भी आपका आंसर आएगा वही हमारी क्या होगी? बार बॉडी। ठीक है, कहने का मतलब है एक इंसान ने बता दिया हमको ये बताओ, तो मैं जेनेटिक मेकअप दे दिया, 5 X हैं और 1 Y है। X कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो टोटल नंबर ऑफ X मतलब 5, इसमें से 1 माइनस कर दो क्योंकि एक क्या बनाता है? बार बॉडी। तो आंसर कितना आ गया? 4। तो मतलब इसमें कितनी होंगी? 4 बार बॉडी होंगी। ठीक है, ठीक है ना? बस कहने का मतलब है इसमें 4 बार बॉडी होगी। चलो फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, ट्राइसोमी ऑफ ए नंबर 21 क्रोमोसोम इन मैन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ। 21 के क्रोमोसोम की अगर ट्राइसोमी होगी तो उसमें क्या होगा? 21 की अगर ट्राइसोमी होती है तो हमको पता है क्या देखने को मिलता है? डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो हमारा आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिनोनियम ऑफ जंपिंग जीन? कहने का मतलब है इनमें से जंपिंग जीन का सिनोनियम कौन सा नहीं है? तो देखो, जंपिंग जीन को हम ट्रांसपोजोन भी बोलते हैं, इंसर्शन सीक्वेंस एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट्स भी बोलते हैं, लेकिन इंटरवेनिंग सीक्वेंस हम इसको नहीं बोलते हैं। तो कहने का मतलब है जो इसका सिनोनियम नहीं है वो क्या है? इंटरवेनिंग सीक्वेंस। कहने का मतलब है जंपिंग जीन का दूसरा नाम ये नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़, ये सीक्वेंस अलग होती हैं और जंपिंग जीन्स अलग होती हैं। ठीक है, जंपिंग जीन्स को हम ट्रांसपोजोन या ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स भी बोलते हैं, या ट्रांसपोजोन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इनको डिस्कवर किया है बारबरा मैक्लेंटियोक ने। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, बाकी हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।